तो सेंट्री वॉल्यूम 2 के हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह सेंट्री जो है अवेंजर्स की टीम में तो शामिल हो गया है, लेकिन अभी उन्होंने उसकी टीम को सही से तरह ज्वाइन नहीं किया है। उनको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अवेंजर्स को, तब जाके वो रॉबर्ट को बुलाते हैं, यानी कि सेंट्री को। अभी उसके ऊपर जो है कुछ थेरेपीज़ वगैरह चल रही हैं। हमने एक डॉक्टर को देखा, जो डॉक्टर कर्नीलियस जिनका नाम है, वो आते हैं सेंट्री से उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में से पूछते हैं कि उसने आज क्या किया क्या नहीं किया। एक तरह से उसके थेरेपिस्ट हैं और उसके वो माइंड को एक जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वॉइड और ये सेंट्री का जो चक्कर है ये अभी भी शामिल है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है पिछले इशू में कि अभी भी सेंट्री जो है वॉइड को उसने अपने घर में, यानी कि वॉच टावर के अंदर बेसमेंट में एक वॉल्ट के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और वो उससे कभी कभार बातें करने वगैरह भी जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो लास्ट टाइम उससे बात करने जाता है तो वो उसको एक जर्नल के बारे में बताता है, जिसको उसकी कुछ मेमोरीज़ वगैरह पता हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्री के पास उसकी सारी मेमोरीज़ नहीं है, उसकी कुछ मेमोरीज़ जो हैं वॉइड के पास हैं। तो वॉइड ने उसको हिंट दिया था एक कि वहाँ पे जर्नल मिलेगा, और जब वो उस हिंट को क्रैक करता है तो उसको पता चलता है कि वो नेगेटिव जोन के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब उसको जिस जर्नल की तलाश है वो उसको नेगेटिव जोन के अंदर मिलेगा। लेकिन सेंट्री साथ में हमें ये भी पता चलता है कि सेंट्री जो है नेगेटिव जोन में जाके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मतलब वो यहाँ पे जितना पावरफुल होता है, नेगेटिव जोन में जाके उसकी पावर्स उतनी ही कम इस्तेमाल होती हैं और उतनी ही कम चलती हैं। तो इसलिए वो नेगेटिव जोन जाने से डरता बहुत है। लेकिन अगर उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ जानना है, और उसको वाइड ने क्योंकि इतना उलझा दिया है, तो उसको वहाँ पे जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाने की तैयारी में निकल जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सेंट्री अपने वॉच डॉग के साथ एक जगह पे आता है जो कि कनाडा की कुछ माउंटेन्स वगैरह होती हैं, और वहाँ पे जाके वो किसी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे गार में से पीछे से दो हाथ निकलते हैं और उसको पकड़ लेते हैं ज़ोर से। और हमें पता चलता है कि वो हल्क को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था, और हल्क उसको देखते ही फ़ौरन पहचान जाता है। अगर आपने इसका वॉल्यूम 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हल्क और सेंट्री की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी ज़्यादा गहरी है। तो यहाँ पर भी हल्क ये देख के बहुत खुश हुआ है कि गोल्डन मैन उससे मिलने आया है, और हल्क काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इतने दिनों के बाद आया है। और वहाँ पर वो उस डॉग के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। लेकिन सेंट्री पीछे से आके बोलता है कि हल्क, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत ख़तरनाक काम के लिए तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो हल्क बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो सेंट्री बोलता है कि नहीं है हल्क, इस बार कुछ अलग करने जा रहे हैं हम लोगों को इस वक्त नेगेटिव जोन जाना पड़ेगा। हल्क बोलता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी चलते हैं। तो सेंट्री बोलता है कि लगता है हल्क तो मेरी बात को सही से समझ नहीं पा रहे हो, मैं नेगेटिव जोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रा फोकस करो हल्क। तो हल्क बोलता है कि हाँ, मुझे तो बहुत सारे लोग चेस करते रहते हैं, लेकिन अब मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सेंट्री बोलता है कि हल्क, मैं नेगेटिव जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रूस, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि हम लोग पहले एक बार वहाँ पे गए थे, और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। और आप ये बात याद रखिएगा, अगर जब भी आपको फ्लैशबैक दिख रहा हो तो आप लोग समझ जाएगा, क्योंकि ये लोग फ्लैशबैक के लिए एक पुराने कॉमिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि सेंट्री के जो कॉमिक्स हैं वो बहुत पहले से पब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ देखी थी तो आपको पता है कि उसके कॉमिक्स जो हैं दुनिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेंट्री नहीं करता था। तो हमें कोई भी अगर ये फ्लैशबैक देते हैं तो हमें वो एक कॉमिक का पेज दिखा देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे इस कॉमिक्स के अंदर। तो वो बताता है कि उन लोग ने इस तरह एक डैनी बॉय नाम का विलन था जो कि नेगेटिव जोन के अंदर हुआ करता था। तो हल्क और सेंट्री दोनों उसको डिफेट करने के लिए एक साथ नेगेटिव जोन गए थे। तो सेंट्री फिर उसको याद दिलवाते हुए बोलता है कि हल्क, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता हूँ, और मैं तुम्हें इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि तुम वहाँ पे जाके कमज़ोर नहीं पड़ते हो, और तुम ही मेरे एक ऐसे दोस्त हो जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जिस पे मुझे यकीन है, और मुझे पता है कि जब भी मुझे कुछ होगा तो तुम मेरे लिए खड़े हो गए। तो इसलिए मैं तुमसे आज ये पूछने आया हूँ, जबकि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी सारी बातें समझ रहे हो और उसके बाद ही जवाब दोगे। तो हल्क पहले तो कुछ देर चुप रहता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ हाँ, चलो चलो, बिल्कुल चलो। और हम देखते हैं कि सेंट्री अपने वॉच डॉग और हल्क के साथ निकल जाता है नेगेटिव जोन जाने के लिए। और हम देखते हैं कि वो एक तरह के पोर्टल के पास आके खड़ा होता है जो कि नेगेटिव जोन का रास्ता होता है। लेकिन सेंट्री अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रहा होता है कि कहीं इसने हल्क को यहाँ पे लाके गलती तो नहीं कर दी, या फिर वो खुद गलती तो नहीं कर रहा है यहाँ पे जाने की, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे वो जाके कितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, कितना ज़्यादा लाचार हो जाएगा, और क्या हल्क उसकी मदद सही से कर पाएगा, कहीं वो हल्क के साथ गलत तो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्लॉक होता है वो उसको बता रहा होता है कि सर, ये पोर्टल तो अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो हो रहा है वो मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेंट्री बोलता है कि तुम उस सबको छोड़ दो, तुम बस बाहर की चिंता करो, अंदर जो भी होगा मैं उससे निपट लूँगा। लेकिन क्लॉक जो है उसको दोबारा से वार्निंग देने की कोशिश करता है कि सर, आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको अंदर जाना चाहिए। लेकिन सेंट्री बोलता है कि मैंने अभी तुमसे कहा ना कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टर्न ऑफ। और वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर देता है, यानी क्लॉक को ऑफ कर देता है, और बोलता है अपने वॉच डॉग को कि यहाँ पे खड़ा होकर पहरादारी करो, मैं और हल्क अंदर जा रहे हैं। लेकिन हल्क बोलता है कि यहाँ पे कहीं वो शैडो मैन तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उस शैडो मैन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ हल्क, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि उससे डरना भी चाहिए, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो वॉइड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम मेरी बात पे यकीन करो, उसको मैंने अपने वर्ल्ड के अंदर अच्छी तरीके से कैद किया हुआ है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
तो हल्क बोलता है हाँ हाँ वॉइड वॉइड, उसका नाम वॉइड है, मुझे उससे बहुत नफरत है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सेंट्री बोलता है कि हल्क तुम बस मेरे साथ साथ रहना, मेरे जैसे आगे पीछे ना हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहादुर भी हो, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हल्क बोलता है कि हाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा ब्रेव मैं ही हूँ, चलो अब सोच क्या रहे हो, अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों उस पोर्टल से अंदर जाते हैं, और वहाँ अंदर जाते हम देखते हैं कि उसको अपने कुछ पुराने दुश्मन दिखते हैं जिनको सेंट्री ने ही कभी यहाँ पे नेगेटिव जोन के अंदर पहुँचाया था। और वो देखते पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतने सालों के बाद, और तुम लगता है इस इडियट को लेकर दोबारा से मेरे पास आ गए हो, आखिरकार तुम्हें याद भी कि हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया। तो सेंट्री बोलता है कि मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ, ना कि तुमसे बातें वगैरह करने के लिए। लेकिन वो जो है सेंट्री को टीज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हल्क को गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से पंच मारता है और बोलता है कि तुम बहुत बदसूरत हो। और हम देखते हैं कि उसको जिस जर्नल की तलाश होती है वो यहाँ पे एक बेस बना के बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे वो एक तरह की पूरी बटालियन वगैरह चला रहा होता है। और हमें ये कुछ भी नहीं पता कि ये जर्नल कौन है, कहाँ से आया है, बस ये एक सेंट्री की स्टोरी का पार्ट है। और हम देखते हैं कि वो जर्नल देख लेता है कि सेंट्री और हल्क इसकी तरफ आ रहे हैं, और जर्नल ऑर्डर देता है सबको कि ये कुछ बोले या ना बोले, ये सरेंडर करे या ना करे, इन दोनों को मार गिराओ। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं सेंचुरी की तरफ बाहर आ जाते हैं उसको मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेंट्री जैसे जैसे नेगेटिव जोन के अंदर बढ़ता जा रहा है वो कमज़ोर होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरी पावर जो है सही तरह काम नहीं कर रही हैं। तो हल्क जो है उसको सहारा देने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और इतनी देर में हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर कोई आके बहुत ज़ोर से चीज़ हिट करती है, और हमें पता चलता है कि जनरल जो है अपनी पूरी बटालियन लेकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। हल्क अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है उनको पीछे करने में, लेकिन सेंट्री यहाँ पे हमें कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री के और भी बहुत सारे पुराने विलन जो हैं जिसको सेंट्री ने यहाँ पे भेजा था कभी ना कभी, वो निकल के बाहर आ रहे होते हैं, और वो सेंट्री को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और वो सारे मिलकर उनको मारने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो सेंट्री पे काफ़ी बुरी तरह हमला करते हैं। और सेंट्री और हल्क मिलकर इस दोनों लोगों से पूरी लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सेंट्री बोलता है कि जनरल मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं लेकिन सिर्फ बात करने आया हूँ। और हम देखते हैं कि जनरल जो होता है सेंट्री से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए आए हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे यहाँ पे कुछ पूछने के लिए आए हो, और क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता है कि तुम्हें क्या पता है। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि जनरल जो है उसके सीने में से कुछ ब्लैक कलर की चीज़ निकलती है और उसको मार देती है जान से, और हमें पता चलता है कि वहाँ पे वॉइड आ चुका होता है, और वो बोल रहा होता है कि जनरल को पता था क्योंकि उसको मैंने बताया था। और यहाँ पे एकदम हम हैरत में रह जाते हैं, यहाँ तक कि सेंट्री पे बिल्कुल डर जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वॉइड को तो मैंने लॉक किया हुआ अपने घर के अंदर, तो वो यहाँ पे किस तरह आ सकता है। हल्क भी देख के बोल रहा होता है कि शैडोमैन कैसे आ गया, तुमने तो बोला था शैडोमैन यहाँ पे नहीं होगा। तो वो वॉइड बोलता है कि मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे ज़रूर हो सकता हूँ, अगर जब तक तुम हो जब तक मैं हूँ, या फिर जब तक मैं हूँ वो जब तक तुम हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो सेंट्री एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम तो वॉच टावर के अंदर थे और मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा। तो वो बोलता कि ये नेगेटिव जोन है सेंट्री, और तुम कैसे भूल गए, यहाँ पे रियलिटी कुछ होती है और कहीं पे कुछ होती है, तो तुम ये कैसे भूल गए कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। जब तुम यहाँ पे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे लॉक कर दोगे तो मुझसे जान छुड़वा लोगे। हो सकता है कि मैं एक साथ दो जगह पे रह सकूँ, हो सकता है कि मैं नहीं रह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम ऐसा सोच रहे हो लेकिन असल में ऐसा ना हो। ऐसा हो सकता है कि मैं शायद सच में यहाँ पे हूँ लेकिन तुम ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, या फिर हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं असली में यहाँ पे नहीं हूँ। ये खेल खेलना बड़ा मज़ेदार है। सेंट्री एकदम घबरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वॉइड जो है हल्क को पकड़ लेता है और उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वॉइड अपनी पावर से हल्क के जिस्म के अंदर एक एक हड्डी को तोड़ के चकनाचूर कर देता है। तो सेंट्री बोलता है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मैं चाहिए हूँ, तुम मुझसे निपटो, उसको छोड़ दो। तो वॉइड बोलता है कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आती है रॉबर्ट, हम दोनों एक ही हैं, मतलब तुम्हें हल्क से सबसे ज़्यादा प्यार है तो सबसे ज़्यादा नफरत मुझे हल्क से ही है, जो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार होगा उससे सबसे ज़्यादा नफरत मुझे ही तो होगी, और किसको होगी। तो सेंट्री बोलता है हमें कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कब हुआ था। तो वॉइड बोलता है यही तो तुम्हारे मसला है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लगता है कि मैं अपना यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक है वो ओवरराइड करता है अपने सॉफ्टवेयर को, क्योंकि उसके मुताबिक जो है हल्क जो है वहाँ पे मर रहा था, हल्क की बहुत बुरी हालत कर दी थी वॉइड ने। और वो बोलता है वॉच डॉग से कि अब हमें जो है सेंट्री और हल्क को वहाँ से किसी ना किसी तरह निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, वो वॉइड जो है हल्क को मार देगा। तो सेंट्री पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे, मुझे बताओ कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो वॉइड बोलता है कि तुम वो चीज़ें मिस कर रहे हो जो कि मैं हूँ, मतलब जो नेस्टी पीसीज मैं हूँ तुम उनको ही मिस कर रहे हो, और तुम हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं मरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें जानना होगा कि आखिरकार तुम सच में आए कहाँ से हो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अब वॉइड अपनी बात पूरी कर रहा हो, वॉच डॉग और क्लॉक मिलके जो है उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और हल्क की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं दोबारा वॉच टावर के अंदर, जहाँ पे हल्क
और सेंट्री दोनों वापसी घर आ चुके हैं। लेकिन सेंट्री ने फैंटास्टिक फोर को यहाँ पे बुला लिया है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सेंट्री जो है रीड रिचर्ड से हल्क की हालत पूछता है। तो रीड बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता था, ये तो बहुत मुश्किल से ज़िंदा है, इसके जिस्म के अंदर हर एक एवरी सिंगल बोन जो है टूट चुकी है, लेकिन इसका हीलिंग फैक्टर जो है इसको अभी तक बचाए रखा है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका क्या हालत होती है। लेकिन जब तक इसको ये दर्द महसूस होता रहेगा तब तक ये हल्क ही बना रहेगा। अब ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ब्रूस बैनर में तब्दील होगा, क्योंकि इसका जो दर्द है ये इसको हल्क बनने पे मजबूर कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट्री हल्क की तरफ जाता है उससे पूछने के लिए, लेकिन हल्क सिर्फ यही बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था सेंट्री, तुमने मुझसे वादा किया था कि वो वहाँ पर नहीं आएगा। तो सेंट्री बोलता है कि ब्रूस मेरे बात का यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे कैसे आ जाएगा। मैंने तो उसको वॉच टावर के अंदर अपने लॉक किया हुआ था, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई होगी, मैं उसका पता लगा के रहूँगा। तो हल्क बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है गोल्डन मैन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और हल्क जो है ये बोलते बोलते वहाँ पर सो जाता है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं एक सीन में जो कि इस सबसे बिल्कुल हटके है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक भगदड़ टाइप की मची हुई है और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। ये सीन जो है एक पार्क का है और उसी सीन के अंदर हम देखते हैं कि सेंट्री किसी चीज़ से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है और वो इधर से उधर उड़ के जा रहा है और पूरा का पूरा पार्क तबाह हो रहा है इस सब के बीच। और वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर कर्नेलियस को और अब देखते हैं कि डॉक्टर जो है उस पार्क में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हर कोई जो है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि सेंट्री की हालत बहुत ख़राब हुई हुई और वो किसी से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। तो हमें यहाँ पे ये बात देख के हैरत हो रही है कि सेंट्री को इतनी बुरी तरीके से कौन मार सकता है। फिर हम शिफ्ट होते हैं 1 वीक अगो, मतलब अभी जो हमने एक सीन देखा था छोटा सा, वो एक हफ्ते बाद की कहानी है, वो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। लेकिन अब हम अपनी उसी स्टोरी पे कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से अभी हमने छोड़ दी, यानी कि जहाँ हल्क जख्मी पड़ा हुआ था। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उन्हीं डॉक्टर के पास जो कि सेंट्री के लिए दोबारा से उसके इलाज के लिए आए हुए हैं और उसका एक नया सेशन चल रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि रॉबर्ट आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे हो, जाहिर सी बात है कि मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आज कुछ हुआ है, तो क्या तुम मुझसे शेयर करना पसंद करोगे। तो रॉबर्ट बोलता है कि उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो डॉक्टर पूछते हैं किसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो रॉबर्ट बोलता है कि वॉइड को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव जोन में उसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो उसको लॉक किया हुआ था अपने घर के अंदर। और कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं हल्क को वहाँ पे लेकर गया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और बोलता है कि हल्क जो है हमारे किचन के अंदर सो रहा है क्योंकि वो समझता है कि उसको वहाँ पर ज़्यादा सेफ फील हो रहा है, वो डर रहा है कहीं भी आने जाने से। और वो बताता है कि हल्क की जो है हालत बहुत बुरी है, उस बीच ने जो है उसकी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी को चकनाचूर कर दिया है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि कैसे। तो वो बोलता है कि डैमेज, बेट्रेल्ड, ब्रोकन। तो डॉक्टर पूछते हैं कि रॉबर्ट आज से पहले मैंने तुमसे इस बारे में कभी भी बात नहीं करी है, क्योंकि अब से पहले हम लोग जो हैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब क्या मुझे तुम बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा कौन सा पार्ट जो है वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो रॉबर्ट बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है कि वो कुछ करना चाहता है, मुझे पता है कि वो किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। और वो बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि मैंने उसको अपने टावर के बेसमेंट में कैद किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को किसी तरह नेगेटिव जोन में मैनिफेस्ट कर लिया था और मैं जानना चाहता हूँ कि उसने ये सब कैसे किया था। तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम मेरे बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा पार्ट जो है वॉइड को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे ख्याल से तुम्हें क्या लगता है। तो रॉबर्ट अभी भी बात घुमाते हुए बोलता है कि डॉक्टर मुझे पता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि आप मेरे दिमाग को इस तरह बरकरार रखें, उसको स्टेबल रखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इधर से उधर हुआ तो मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं हूँ जिसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं रॉबर्ट, ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी पागल इंसान नहीं हो, तुम्हें एक बीमारी है और तुम उस बीमारी से गुजर रहे हो, ये बात सच है। तो सेंट्री बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर मैं कहीं ना कहीं ये बात समझता हूँ कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरह से इस दुनिया की जो सारी जिम्मेदारी है वो अब आपके ऊपर है, क्योंकि अगर मैं इधर से उधर हो गया तो ये दुनिया मेरे साथ ख़त्म हो सकती है। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करता हूँ कि आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो सेंट्री बोलता है कि इस दुनिया की किस्मत जो है मेरे दिमाग के ऊपर बनी हुई है और मेरा दिमाग जो है बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं रहता है, लेकिन इस दिमाग को ठीक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर और ऑयल आपके पास है। तो इस बारे में आपने कभी सोचा है डॉक्टर वॉर्थ। फिर हम यहाँ से डॉक्टर वॉर्थ के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अपने काम से निपटने के बाद रात में अपने घर आते हैं और वो अपनी वाइफ से आके मिलते हैं और पूछते हैं कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा और मेरी बेटी केटी कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो ऊपर है और वो शायद तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर अपनी बेटी से आके मिलते हैं और उससे बात करते हैं, उसको सब बताते हैं कि आज उनके साथ क्या हुआ। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी 17 बर्थडे आने वाली है इस वीक और तुम्हारी मॉम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। और वो अपने काम के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो रॉबर्ट से सवालात पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट जो इनके सवालों के गलत जवाब दे रहा है या अलग जवाब दे रहा है और बात घुमा देता है। इन्हीं सवालात के बीच हम देखते हैं कि उनकी विंडो के बाहर जो है क्लॉक जो है यानी सेंट्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है, उनकी सारी बातें सुन रहा होता है।
और फिर हम शिफ्ट होते हैं आज के ऊपर। मतलब ये सारी कहानी हम एक हफ्ते पहले ही देख रहे थे। अब हम वो पार्क वाले सीन पे दोबारा शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर को एक ऑफिसर रोक रहा है कि अंदर नहीं जाओ, अंदर बहुत बुरी खतरनाक लड़ाई चल रही है और मेरे हिसाब से तुम्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे अंदर जाना ही होगा, तुम कुछ भी करो मुझे अंदर जाना है। वो बोलता है कि ये एक ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मुझे आज अंदर जाना ही होगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है तुम वो सब ले लो और मुझे बस अंदर जाने दो। तो वो पुलिस वाला भी देख के हैरत में रह जाता है कि इस आदमी को क्या हो गया, मुझे अपने सारे पैसे दे दिए और खुद अंदर जा रहा है, जबकि लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर तो मौत का तमाशा चल रहा है। अब हम शिफ्ट होते हैं 6 डेज़ अगो। मतलब हमने पहले 1 वीक अगो देखा था, अब हम 6 डेज़ अगो देख रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस वाले इवेंट के पास जा रहे हैं कि ये पार्क में जो इवेंट हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो हम 6 डे अगो देख रहे हैं कि उसकी जो वाइफ लिंडी है वो अपने योगा टीचर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई है और अब वो रॉबर्ट से ज़्यादा टाइम अपने योगा टीचर के साथ निभा रही है। और ये देख के जो है रॉबर्ट थोड़ा जेलस फील कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो अपने योगा गाय से मिलवाती है रॉबर्ट को, और रॉबर्ट जो है उससे मिलता है और उसका नाम वाम पूछता है। और रॉबर्ट जो है जब उससे हाथ मिलाता है तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। और फिर हम दोबारा कर्नेलियस के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अपने काम वाम से फारिग होने के बाद रात में घर आते हैं और उनकी वाइफ घर के बाहर ही खड़ी होती है और बोलती है कि मैंने सोचा कि आप 1 घंटे पहले ही घर पे आ चुके हैं, ऊपर वाले कमरे में एक आदमी आपका इंतजार कर रहा है। तो डॉक्टर एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि कौन यहाँ पे आ गया और कौन मेरा इंतजार कर रहा है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि उसने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि वो तुम उसको जानते हो और वो तुम्हारे काम से आया होगा, और वो जो है अभी ऊपर केटी के साथ बैठा हुआ है। तो ये देखते हुए डॉक्टर घबरा जाते हैं और फ़ौरन केटी के कमरे में जाते हैं, जो कि उनकी बेटी है। और हम देखते हैं कि ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा होता है जो कि डॉक्टर वॉट को ग्रीडिंग वगैरह करता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे बिज़नेस की बात करने आया हूँ डॉक्टर, तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें कॉर्नेलियस बुलाऊँ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे काम को बहुत अच्छी तरह से नज़र रख रहा हूँ और तुम वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, और हम देख रहे हैं कि इस चेन के बीच में तुम ही वीक लिंक हो जिससे हम बात कर सकते हैं। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ कि कहीं वो वाइट चीज़ जो है दोबारा से शहर में ना जाए, क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है उसने पहले भी एक बार बर्बाद कर चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा सामने आए और मेरा बिज़नेस दोबारा से ख़राब कर दे। तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने क्या कहा कि तुम गवर्नमेंट की कौन सी ब्रांच से हो, मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं, और तुम ये वाइट के बारे में किस तरह से जानते हो। मैं और वाइट हम दोनों का सामना बहुत बार हो चुका है और लोग जो है मुझे हैमर हेड बुलाते हैं और तुम मुझे सर बुला सकते हो। और बिज़नेस की बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम रॉयनल्ड से पूछो वाइट के बारे में, और ख़ास तौर पे ये पूछना कि वो इस सिटी के अंदर घूम तो नहीं रहा या फिर वो कभी ना कभी बाहर तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अपना बिज़नेस चलाना है और मेरे लिए जानना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कल को वो वाइट निकल के सामने आ जाए और मेरा सारा बिज़नेस बंद कर दे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं रॉबर्ट रेनॉल्ड जैसे इंसान से इस तरह की बातें एकदम खुल के नहीं कर सकता हूँ कि मुझे वाइट के बारे में बताओ। इस तरह से वो एकदम भड़क जाएगा। मैं अपने काम को जानता हूँ और हम लोग ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर मैं अचानक पहुँच लूँ तो मेरी इतने सालों की मेहनत जो मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ वो एकदम ख़राब भी हो सकती है। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। हैमर हेड जो है गन दिखाता है और बोलता है कि डॉक्टर मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं समझ रहे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप चुपचाप कर लीजिए। और वो बोलता है कि आपकी बेटी जो है माजूर है, लेकिन वो एक बेहतर ज़िंदगी की हकदार है, तो अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी ना करिए। मैंने आपको देखा था कि आप मैग्नेटिक मैट्रेस ख़रीदने गए हुए थे अपनी बच्ची के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी स्पाइन की हड्डियाँ जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाएँ, लेकिन आपने उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगाई और उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आया। तो मैं हो सकता है कि वो मैट्रेस दिलाने में आपकी अच्छी तरीके से मदद कर सकूँ, आप बस मेरा ये काम कर दीजिए। तो वो बोलता है कि मिस्टर हैमरहेड आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर उसको इस बारे में ज़रा सा भी पता चल गया तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी और आप इस बारे में कैसे भूल सकते हैं। हो सकता है कि सेंट्री इस वक्त आपकी सारी बातें सुन रहा हो और उसको ये सब पता चल चुका हो। तो हैमरहेड जाते हुए बोलता है कि डॉक्टर आज एक सीक्रेट ये बात बता ही देता हूँ तुम्हें, मैं सिर्फ वो एक मैं ही पर्सन था जिसने सेंट्री को अपने घुटनों पे लेकर आ गया था। सेंट्री ने अपनी जान की भीख मुझसे मांगी थी, आज तक ये काम वॉइड भी नहीं करवा पाया उससे। सिर्फ मैं एक आम सा आदमी जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करा और मैं उसको उसके घुटनों पे ले आया था। तो अगर आप समझते हैं कि मैं उस सुपर पावर फ्रीक से डरता हूँ तो ज़रा एक बार दोबारा सोच लीजिए। उससे वॉइड के बारे में पूछिए डॉक्टर, और आप अपनी रिपोर्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख सकते हैं और वहाँ पे मुझे सब बता सकते हैं। उस फ्रीक को जो है एक सीधे रास्ते पे रखिए, सिर्फ आपका यही काम है, और उस वॉइड के बारे में पता लगाते रहिए वरना आप सब मर जाएंगे। फिर हम दोबारा शिफ्ट होते हैं पार्क वाले सीन पे, जहाँ पर डॉक्टर खड़े हुए हैं एक बहुत बड़ी तबाही के बीच में। फिर हम 5 डेज अगो पे चले जाते हैं, यानी एक एक करके अब दिन कम होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है दोबारा रॉबर्ट के साथ एक सेशन कर रहे हैं। तो और डॉक्टर पूछते हैं कि रॉबर्ट मैं दोबारा से तुमसे वही सवाल करना चाहता हूँ वॉइड के बारे में। तो रॉबर्ट उनकी बात काटते हुए बोलता है कि डॉक्टर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बात तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो।
रॉबर्ट बोलता है कि डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, जबकि मैंने उसको आज ही चेक किया है, वो अपने वार्ड में सुरक्षित है और उसका निकलने का सवाल बाहर पैदा ही नहीं होता। तो डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन तुमने ही तो मुझसे कल कहा था कि वो निकल गया था बाहर, तो वो कैसे निकला था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वॉइड एक दफ़ा में दो जगह पे हो सकता है एक ही वक्त में? क्योंकि तुमने उसको कहा कि तुमने उसको नेगेटिव जोन में देखा, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो रॉबर्ट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बात तुमने मुझसे 10 सेकंड पहले नहीं बोली थी, बल्कि कुछ और बोला था। तो रॉबर्ट, मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा कि मुझे तुम वॉइड के बारे में बताओ, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहले कब पता चला कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है? तो रॉबर्ट बोलता है कि उसी मोमेंट मुझे पता चल गया था जिस मोमेंट में सेंट्री बना था। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से वो तो कॉलेज की बात है रॉबर्ट, क्यों तुम्हें उन प्रोफेसर का नाम याद है रॉबर्ट? तो रॉबर्ट एकदम सोच में पड़ जाता है, वो एक फ्लैशबैक की तरफ चले जाता है। लेकिन रॉबर्ट वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आ गई है और मुझे जाना ही पड़ेगा, और हमेशा की तरह हम फिर मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट बोलता है कि डॉक्टर मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन ड्यूटी भी निभानी पड़ती है, और डॉक्टर उसकी तरफ खाली देखते ही रह जाते हैं। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डॉक्टर के पास, जो कि अपने घर की तरफ निकल ही रहे होते हैं टावर से। इतने में हम देखते हैं कि क्लॉक वहाँ पे आ जाता है, और डॉक्टर पूछते हैं कि क्लॉक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो क्लॉक डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मेरे पास एक सवाल है, और कहता है कि प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अबाउट इट, प्लीज़ आस्क। मतलब वो बोल रहा है कि आप मुझसे इस बारे में पूछिए और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। वो बोलता है कि मुझे समझ में आती है जो आपकी टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्री के साथ, क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम काफ़ी तरह इसी तरह वेरिएबल के ऊपर बना गया है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी जो है इसी तरह रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग सिचुएशंस, इमोशंस और वेरिएबल्स के हिसाब से। और मेरे ख्याल से आपका जो टेक्निक्स हैं वो एक ह्यूमन ब्रेन को एक सही जगह लाने पे काम करती हैं, मतलब जो चीज़ इधर से उधर हो गई है उसको एक लाइन में लाने के लिए काम करती है। क्या ये बात सच है? वेल, अगर तुम समझते हो कि ये ठीक है तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और वो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर क्या आपकी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम करेंगी? तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लॉक, क्या तुम क्या चाह रहे हो? क्या तुम एक थेरेपी सेशन चाहते हो मुझसे? तो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर आप मुझसे पूछिए डायरेक्टिव 237 SV1 के बारे में, थैंक यू। तो डॉक्टर पूछते हैं कि ये डायरेक्टिव 237 SV1 क्या है? तो क्लॉक बोलता है कि सर मुझे इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं लेकिन अभी अभी तो तुमने मुझसे कहा कि ये तुम मुझसे पूछो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो? तो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर ये इन्फॉर्मेशन जो है क्लासीफाइड है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूछिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्लॉक तुम आखिरकार ये कर क्या रहे हो? तुम कभी मुझसे कह रहे हो पूछो, और जब मैं तुमसे पूछ रहा था तुम मुझे उसका जवाब नहीं दे रहे हो। तो क्लॉक बोलता है कि सर मुझे उसकी इजाज़त नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें उसकी इजाज़त क्यों नहीं है? तुम्हें उसकी इजाज़त किसने नहीं दी? सेंट्री ने। तो क्लॉक बोलता है कि प्लीज़ फॉलो मी, थैंक यू। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर को अपनी तरफ से कहीं ले जा रहा होता है, बेसमेंट की तरफ, मतलब जहाँ पे उसने उसको वॉइड रखा है, और वो डॉक्टर को ले जाके वहाँ दिखाना चाहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है क्लॉक अपने ही प्रोग्राम को जो है ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अपने ही प्रोटोकॉल्स तोड़ रहा है ताकि वो डॉक्टर को वहाँ पे ले जा सके, क्योंकि वहाँ पे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है, अगर सेंट्री को पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो वो बोलता है कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको यहाँ पे जाके देखना ही होगा, और इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी इजाज़त नहीं है। और बोलता है कि डॉक्टर आपने मेरी बात को समझ लिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर कर्नेलियस पूछते हैं कि मुझे पता है कि मुझे वॉइड के बारे में तुमसे इस तरह डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या तुम ख़राब हो गए हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई मुश्किल आ गया, या फिर वॉइड बाहर आ गया जो तुम मुझे इस तरह से बता रहे हो? तो क्लॉक बोलता है कि सर मुझे इसका जवाब देने की पूरी इजाज़त तो नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में चिंता छोड़िए और मैं आपको जहाँ पे लेकर जा रहा हूँ बस आप वहाँ पे मेरे साथ साथ चलते रहिए। डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं वॉर्ड के पास आके और बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्लॉक के तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो, लेकिन अब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे दिखाओ इस डोर के पीछे क्या है, मुझे देखना है कि वॉइड कैसा है। लेकिन जब उस वॉर्ड का दरवाज़ा खुलता है और जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तो डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो है, यानी कि उस वॉल्ड के अंदर जहाँ पे सेंट्री आके वॉइड से बातें किया करता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। उस रूम के अंदर तो सिर्फ एक शीशा लगा हुआ है और एक कुर्सी रखी हुई है। टू बी कंटिन्यूड।